Hello everyone, I am Isha and today we are going to start up with the chapter number 4 Carbon and its compounds of class 10th Science। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेंस जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं ना इस चैप्टर से वो सभी हम डिस्कस करेंगे, जितने भी पॉसिबल, यानी कि 1 मार्क के हो, 2 मार्क हो, 3 मार्क हो या 5 मार्क क्वेश्चन हो, सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, और उनमें से आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में रिपीट हो रखे हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। यस, आज हमें जो है 3 मार्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। 3 मार्क के कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे, वो हमें डिस्कस करने थे आज। राइट, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज। सो इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे जो अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग फॉर्म्स में रिपीट करके पूछा गया था, उनका स्ट्रक्चर पूछा गया था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पूछे गए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। और कुछ पर्टिकुलर ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि रिपीट हो रहे थे, यानी कि वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। नाउ स्टार्टिंग विद दी 3 मार्क क्वेश्चन, जहां हमने कल छोड़ा था, जो क्लास हमने लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, 1 मार्क, 2 मार्क और कुछ 3 मार्क वाले क्वेश्चन। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लेना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी हाइड्रोजनेटेड। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप बताना है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ध्यान दो क्या पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करा गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है जितने भी कार्बन के कंपाउंड है वो सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साथ ही साथ वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोजनेट मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वहाँ हो सके। ठीक है, सो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप बताना है जहाँ हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। With the help of suitable example, explain the process of hydrogenation, mentioning the conditions of the reaction। ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एग्जाम्पल देना है आपको किस चीज़ का, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को मेंशन करते हुए, साथ ही साथ आपको रिएक्शन की कंडीशंस भी लिखनी है, वो भी मेंशन करनी है। एंड एनी वन चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि आपको कंपैरिजन करना है ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी कि भाई ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर कुछ ना कुछ जो कंपैरिजन करना है आपको, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो हम एक्सटर्नली प्रॉपर्टी देख पाते हैं, दैट इज व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी होता है जब हम उनके नेचर, बॉन्ड्स के नेचर पे जाते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, दैट इज केमिकल नेचर। सो यहाँ आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। एक ऐसा नेचुरल सोर्स बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दैट आर हाइड्रोजनेटेड। ठीक है, ऑलराइट। सो आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा था फंक्शनल ग्रुप जो कि हाइड्रोजनेट हो सकता है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं, यानी कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग में से बात करूं, सैचुरेटेड जो नहीं होते, वो मैं आपको इतनी हिंट दे रही हूँ कि जो सैचुरेटेड नहीं होते उनको हम हाइड्रोजनेट कर सकते हैं। हाइड्रोजनेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेट का मतलब होता है सैचुरेट करना उनको। ठीक है, उनको सैचुरेट करना। ठीक है, सैचुरेट की जो डेफिनेशन है मैंने आपको यही दी थी ना, जो मैक्सिमम जिनके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अब जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है उनको तो आप सैचुरेट नहीं कर सकते, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करेंगे जिनको हम सैचुरेट कर सकते हैं। समझ आया इतना पोर्शन, ऑलराइट। ठीक है, सो आंसर में मेंशन करोगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आर द फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड विच कैन बी हाइड्रोजनेटेड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ओके। अब ये रिएक्शन एक बहुत ही मतलब फेमस रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब ये बताओ, डबल बॉन्ड है, क्या नाम होगा, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन? जल्दी से बता दो, 4 सेक्शन में। डबल बॉन्ड है, नाम होगा एल्कीन। तो एल्कीन की मुझे हाइड्रोजनेशन करनी है, एल्कीन में मुझे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करके, और आप इस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। समझ आ गया सभी को? ये क्या है, ये रिएक्शन कंडीशन आपको मेंशन करने के लिए कहा था।
ठीक है। निकल के साथ साथ आप इस तरीके से पैलेडियम, प्लैटिनम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी आप प्लैटिनम और पैलेडियम ज़रूर लिख देना अगर आपको वहाँ ध्यान आ जाए तो, ठीक है। ऑल राइट, सो ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जब हमने इनको हीट करा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और निकल को हमने यूज़ किया एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, सभी को कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, फास्टनिंग कर देते हैं रिएक्शन की। समझ आ रहा है, थम्स अप शो करेंगे चैट सेक्शन में, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जैसे मैंने हीट करा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट यूज किया निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इफ द स्टार्टिंग unsaturated hydrocarbons are liquid, they will change into solids. Now this is important. अगर स्टार्टिंग में जो हमने लिया अगर ये लिक्विड है, सो जो क्योंकि हमसे फिजिकल स्टेट में चेंजेस पूछे थे ना, तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो हो जाएगा ये सॉलिड में। समझ आया, ये चेंज है एक। तो अब एग्जाम्पल भी आपको देना है तो एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे वेजिटेबल्स ऑयल जो है हाइड्रोजनेट हो जाते हैं वेजिटेबल घी की फॉर्मेशन में। Plants are natural source of vegetable oil which can be hydrogenated. So ये सभी जो आप इस तरीके से मेंशन मत करना, पॉइंट्स के फॉर्म में मेंशन करना, ठीक है। सो यहाँ एक पॉइंट लिखोगे, ये दूसरा पॉइंट लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे और ये चौथा पॉइंट लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपसे ये बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन टाइप ऑफ आपसे पूछा गया था। पहले पूछा था किस तरीके से रिएक्शन करोगे, तो वो आपने यहाँ पे शो कर दिया और इसी रिएक्शन को थोड़ा आप एक्सप्लेन करके यहाँ तक लिख दोगे। उसके बाद आपको फिजिकल स्टेट में चेंजेस बताने थे, तो ऑफ कोर्स आप नया पॉइंट नई लाइन से स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे लिख दोगे अगर स्टार्टिंग में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हमने लिए हैं वो लिक्विड है तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट आपसे पूछा था जैसे एग्जाम्पल काइंड ऑफ, तो थर्ड से आप एग्जाम्पल स्टार्ट करोगे देना कि वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो हाइड्रोजनेट हो जाते हैं वेजिटेबल घी बनाने के लिए, और फिर आपको नेचुरल सोर्स बताना है हाइड्रोजनेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को क्या कर सकती हूँ मैं, हाइड्रोजनेट कर सकती हूँ। क्लियर टिल हियर? ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एक एस्टर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C4H8O2। ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एस्टर का गिवन है, ठीक है। राइट ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान दो क्या क्या पूछा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। What happens when this ester is heated in the presence of sodium hydroxide solution? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि क्या होगा अगर मैं इस एस्टर को हीट कर दूं NaOH के सॉल्यूशन में। बताओ मुझे, NaOH एसिड है या बेस है? NaOH एसिडिक होता है या बेसिक होता है? चैट सेक्शन में आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। सो यस, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, कॉमन आंसर है ये। तो क्या होता है, ये एक बेस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमने क्या किया, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है हीट कर दिया। इसके आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन की, और जो प्रोडक्ट्स बने उनका नाम बताना है, और साथ ही साथ आपसे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन पूछा गया है, ठीक है। सो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन शायद यही है या कुछ अलग होता है, सोचो जरा, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। टिल देन हम फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बताना है। स्ट्रक्चरल, ध्यान दो, फॉर्मूला पूछा है। स्ट्रक्चर अगर वो अकेला लिखते तो हम वो वाला इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करते जैसे हम शो करते हैं, लेकिन यहाँ हमसे स्ट्रक्चरल में भी फॉर्मूला पूछा है, यानी कि इसी को आप ब्रेक करके दिखा दोगे। और आपको, क्योंकि देखो एस्टर गिवन है ना, एस्टर गिवन है, तो एस्टर की तरह फंक्शनल ग्रुप शो करो। समझ आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप वहां पर आप शो कर दो, ठीक है। सो C4H8O2, ऑलराइट। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और आपने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर, ठीक है। सो अब ये देखो कि इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं। सो मैं ध्यान दूँ तो यहाँ जो है कुछ 3 तरीके के फॉर्मूले बन सकते हैं। ये देखो यहाँ मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ एस्टर ग्रुप को स्पेसिफाई करना है, मेंशन करना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, हो सकता है कि मैं 2 कार्बन यहाँ लगा दूँ, ठीक है, और एक यहाँ लगा दूँ, और साथ में हमारा एस्टर ग्रुप तो होगा ही,
ऑलराइट, और हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन यहाँ लगा देंगे, जैसे यहाँ 3 आ गए, यहाँ 1 आ गया। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ 1 आ जाए और यहाँ पर 3 आ जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों साइड हम 2-2 रख दें। तो क्या हो जाएगा आंसर, अब जहाँ हमने दोनों साइड 2-2 जो, चलो स्टार्टिंग से करते हैं। फर्स्ट में हमने क्या किया, एक साइड 3 रख दिए, एक साइड 1 रख दिया कार्बन। जहाँ 1 रखा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। 3 है प्रोपेन। O8 किसके लिए, क्योंकि हमारा जो फंक्शन ग्रुप है वो क्या है, एस्टर है। इसी तरीके से जहाँ 2 थे एक साइड और दूसरी साइड भी 2 थे, यानी कि 2-2 हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो 2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इथाइल, और यहाँ भी 2 है तो इथेनोएट। इसी तरीके से यहाँ पर एक साइड कितने हैं, 3 है, यहाँ एक साइड है 1, सो 3 के लिए प्रोपाइल एंड 1 के लिए मिथेनोएट। O8, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, इट इज़ यूज फॉर दी एस्टर। ठीक है, अब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ऑफ कोर्स सी बात है, जब नाम अलग अलग हमने रखे हैं, यानी कि इनका जब हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन भी क्या होगा, अलग अलग ही ये शो करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने क्या किया, मिथाइल प्रोपेनॉइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो कराया, मतलब रिएक्शन कराया। सो मिथाइल प्रोपेनॉइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ ध्यान दो, एक चीज़ जो आपको कॉमन मिलने वाली है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, इनकी जगह कौन ले लेगा, जैसे हम याद कर सकते हैं सोडियम ले लेगा इनकी जगह। इनकी जगह सोडियम ने अगर ले ली तो प्रोपाइल है, यानी कि 3 कार्बन है, तो जो बचेगा वो 3 कार्बन का होगा अल्कोहल, जो प्रोपेनॉल। यहाँ मिथाइल था, 1 कार्बन था, तो बचेगा वो होगा 1 कार्बन का मीथेनॉल। यहाँ इथाइल है, यानी कि 2 कार्बन है, बचेगा कितने का, 2 कार्बन का, दैट इज इथेनॉल। ठीक है, यानी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ ध्यान दो, प्रोपेनोएट, मिथेनोएट एंड इथेनोएट। बस क्या करो, मिथाइल प्रोपाइल और इथाइल की जगह सोडियम लगा दो। ठीक है, और यहाँ वाला एज इट इज कॉपी कर दो, इथेनॉइड का इथेनॉइड, मिथेनॉइड का मिथेनॉइड और प्रोपेनॉइड का प्रोपेनॉइड। समझ आया, छोटे से ट्रिक है, बाकी रिएक्शन तो आप सभी को याद करने होंगे। और क्या करना था हमें, कि हमें पता है कि एस्टर का जब हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, सो हमें क्या मिलता है, उस पर्टिकुलर जो हमारा यहाँ पर ग्रुप होगा उसके साथ सोडियम मिल जाएगा और साथ में हमारा अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सो उसी तरीके से आपको यहाँ याद रखना है कि मिथाइल प्रोपेनॉइड में ये वाला जो ग्रुप है ये हमने यूज़ नहीं किया, ये स्टार्टिंग वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर एक और प्रोडक्ट रिलीज होगा और उसी की अल्कोहलिक फॉर्म में। समझ आया, सो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर से भी समझा सकते हो कि CH3 CH2 COO और ये CH3 निकल जाएगा, Na यहाँ आ जाएगा और ये CH3 और ये OH यहाँ जुड़ जाएंगे, CH3OH। ठीक है, और ध्यान से देखें, ये देखो, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, वो थी छोटी सी ट्रिक जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, जहाँ ये COO ग्रुप आ रहा है उसके बाद वाले सभी को ब्रेक कर दो। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में COO तक 1 रखो, O पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, Na पे क्या होता है, पॉजिटिव। O क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, Na क्या है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर बचा हुआ O के बाद और OH, इन दोनों को कंबाइन कर लो और क्या करो, साथ ही में इन दोनों को कंबाइन कर दो, बस आपका क्या है, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। क्या बना प्रोडक्ट, HCOO के साथ क्या जुड़ गया, Na, यानी कि सोडियम मिथेनोएट। CH2 CH3 के साथ क्या जुड़ गया, OH। यहाँ कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, सो प्रोपेन। OH जुड़ गया, यानी कि हम यूज़ करेंगे ऑल को एज सफिक्स। समझ आए, रिएक्शन समझ आ गए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने कैसे बनाया, जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था वो भी समझ आ गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखो, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सिंपल है, यही तो रिएक्शन है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन एस्टर इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल इज फॉर्म्ड। पूछा था ना मैंने आपसे कि क्या हमें ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन लिखने के लिए तो नहीं दे रहे हैं ना,
क्या यूज़ किया, हमने यूज़ करा एक एस्टर का, उसको ट्रीट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, सोडियम का सॉल्ट बनेगा और साथ ही में अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन और ये सारी चीजें जिसको क्लियर है 4 सेक्शन में थम्स अप शो करेंगे। ऑलराइट, सो ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी को क्लियर हो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? ऑलराइट, so the question is saying an organic compound A is essential constituent of wine and beer। इतना पढ़ के किस किस को समझ आ गया A के बारे में, किस किस को समझ आ गया A के बारे में? थोड़े से हिंट मिल चुकी है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। ऑलराइट, ऑक्सीडेशन ऑफ A yields an organic acid B। देखो इतना पढ़ के मुझे ये तो समझ आ गया कि A क्या है, इथेनॉल है, क्योंकि इथेनॉल ही हम वाइन और बियर की प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन अगर हम इथेनॉल की करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक ऑर्गेनिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। अब आप बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपने अभी तक पढ़ा है जिसका हम एसिड यूज करते हैं, सफिक्स COOH ही तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमें एसिड देता है। ओके, सो हमने क्या किया, इथेनॉल का रिएक्शन कराया, ऑक्सीडेशन कराई, तो उससे क्या मिल गया, एक ऑर्गेनिक एसिड भी मिल गया जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। अब ये तो आपको जब पता होगा जब आपने एसिड बेसिस वाले चैप्टर की वो टेबल याद करी होगी जो मैंने आपको क्लास में बताई थी। आई होप आपको याद है। तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है ना, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आप वेरीफाई करो क्या ये COOH ग्रुप आ रहा है एसिटिक एसिड में। सो द आंसर इज यस, आ रहा है। ऑलराइट, नेम द कंपाउंड A एंड B एंड राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिंपल है, कंपाउंड का नाम तो पता लग गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख देंगे। What happens when A and B react in the presence of an acid catalyst? Write the chemical इक्वेशन फॉर दी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को लिखने के लिए कि भाई आपको बताना है जब A और B का रिएक्शन होगा, यानी कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन होगा विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो इसके लिए आपको एसिड कैटलिस्ट के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, सो देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन का। ए क्या है, इथेनॉल है, यस हमें पता लग चुका था क्योंकि ये क्या है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है वाइन और बियर का। ऑलराइट, बी क्या है, बी है एसिटिक एसिड। कैसे समझ आया, क्योंकि उन्होंने बताया तो था कि ये विनेगर में प्रेजेंट है और ये इसकी ऑक्सीडेशन से मिलता है। कैसे पता लगा आपको ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था। ऑक्सीडेशन क्यों हुई है, देखो C2H5OH में आप ध्यान से देखो तो एक OH, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ OH मेंशन किया है। और अगर मैं यही एसिटिक एसिड में देखूँ तो COOH, यानी कि यहाँ 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सो हमें अब क्या कराना है, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना है ना। तो इथेनॉल के अंदर आपने ऑक्सीजन की एडिशन करी और ये बन गया आपका एसिटिक एसिड विद द रिलीज ऑफ वाटर। ठीक है, और अल्कलाइन KMnO4, KMnO4 का नाम बता दो 4 सेक्शन में। यस, KMnO4 का नाम क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे इसी में पूछा था कि जब A और B रिएक्ट करेंगे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या बनेगा। तो बनेगा क्या, देखो ये क्या है, इथेनॉल है, ये क्या है, B क्या है, हमारा एसिटिक एसिड है। ठीक है, हमें यूज करना था एसिड कैटलिस्ट। तो एसिड कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3COO C2H5, इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ कैसे फॉर्मेशन हुई, CH3COO और यहाँ से C2H5, ये दोनों जुड़ गए और बचा हुआ जो था वो भी आपस में बॉन्ड बना लिया उन्होंने भी। ठीक है, सो H और OH बचे थे। सो H प्लस OH अगर मैं करूँगी तो कितना हाइड्रोजन आ गए, 2, और एक है ऑक्सीजन। सो H2O क्या बन गया, वाटर बन गया।
और इन्हीं दोनों की एडिशन में CH3COO और साथ ही में यहाँ से आके ये C2H5 जुड़ गया। सो ये हमारा क्या बन गया, एक और कंपाउंड बन गया जिसका नाम आपको मेंशन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था कि आपको इसका नाम मेंशन करना है। सो आप एस्टर की नेमिंग कैसे करते हो, यहाँ से एक को लोगे, यहाँ से एक को लोगे, सो ये क्या बन जाएगा, दो कार्बन प्रेजेंट है दोनों साइड, तो सोचना ही नहीं है, सीधा लिखना है इथाइल इथेनोएट। समझ आया। OH हम यूज करते हैं एस्टर के लिए, इथाइल आया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन ऑन बोथ दी साइड्स। ऑल राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को क्वेश्चन? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इथेनॉल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इथेनॉल पूछा है आपसे, ठीक है, बता दोगे, पहले फॉर्मूला लिख देना, उसके कुछ प्रॉपर्टी लिख देना, ठीक है। सो इथेनॉल स्टेट इज 2 प्रॉपर्टीज। व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। व्हाट रोल डज सल्फ्यूरिक एसिड प्ले इन दिस रिएक्शन? Write chemical equation of the reaction involved and the structural formula of the main product formed। क्या क्या पूछा गया है, इथेनॉल क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, और आपसे एक रिएक्शन पूछा है कि क्या होगा अगर मैंने इथेनॉल को एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट टेम्परेचर 443 केल्विन। 443 केल्विन टेम्परेचर यहाँ आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या होगा, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बताना है, उनका फॉर्मूला भी लिखना है, मेन जो प्रोडक्ट है ना उसका फॉर्मूला भी बताना है आपको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। और आपको ये बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, रोल किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है। सो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी, सो वहाँ ऊपर यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन में कुछ एक और ऐसा क्वेश्चन था, मैंने आपको वहाँ भी बताया था ये रिएक्शन, है ना, 1 मार्क में या 2 मार्क में देखा था हमने ऐसा क्वेश्चन। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया था, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया था, वो भी, है ना, और 443 केल्विन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया था हमने 443 केल्विन में। तो हमने यहाँ देखा कि हम अपने चैप्टर में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ जो है बहुत जगह कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा भी था उस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम कर रहा था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इथेनॉल के साथ अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड मैच करा दिया, मतलब रिएक्ट करा दिया, अभी दिखाया था ना आपको रिएक्शन हमने 1 मार्कर में, यस 1 मार्कर में डिस्कस किया था। यहाँ क्या किया, उसी के बहुत सारे पार्ट दे दिए। इथेनॉल क्या है वो पूछ लिया, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पूछ ली, रिएक्शन पूछ लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से एक्ट कर रहा है वो पूछ लिया, और स्ट्रक्चर ऑफ इथीन क्या है वो पूछ लिया। तो हर एक पॉइंट जो आपसे पूछा उसको सेपरेट पॉइंट बनाकर आप आंसर में मेंशन करोगे। समझ आया सभी को? ऑल राइट। इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या है भाई, स्पेसिफिक स्मेल होती है, वाटर में सल्यूबल होता है, इतना काफ़ी है। इथेनॉल को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इथीन की फॉर्मेशन होती है। OH क्या है भाई, अल्कोहलिक ग्रुप है, ये चला जाता है अल्कोहलिक ग्रुप। सो बचा क्या, देखो CH3 और CH2 बचे। इसका जो है 2 अभी और बॉन्ड बनाने हैं, इसको अभी सिर्फ 1 बॉन्ड बनाना है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं भाई, इसको तो 2 बॉन्ड बनाने हैं ना, इस वाले को ज़रूरत है 2 की, तो ये वाला क्या करता है कार्बन, ठीक है, मैं आपके साथ 2 बॉन्ड बना लूँगा, तो ये अपने हाइड्रोजन को भेज देता है, एक हाइड्रोजन को, और यहाँ पर बना देता है कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट कर रहा है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, वाटर हटा दिया है ना, वाटर हटा दिया ना। देखो अगर मैं इसमें देखो तो कितने हाइड्रोजन थे, कितने ऑक्सीजन थे, काउंट करो, 3 हाइड्रोजन, 5 एंड 1 6 हाइड्रोजन, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो 2 हाइड्रोजन 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन तो 1 भी नहीं है, यानी कि इस वाले में से पहले वाली कंडीशन में से कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन का लूज हुआ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का। ये क्या है, ये वाटर का ही तो लॉस हुआ है ना, वाटर का लूज हो गया, ये देखो वाटर यहाँ रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या काम किया, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और इथीन का स्ट्रक्चर आपको बताना है, स्ट्रक्चर बता दो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता दो, सिंपल है, बस डबल बॉन्ड लगा दो और वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर दो, सो सिंपल आंसर, ठीक है।
ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. With the help of balanced chemical equation, explain what happens when ethanol is heated with alkaline solution of potassium permanganate. Excess concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. और दो यूजेस बताने हैं आपको इथेनॉल के. ठीक है, सो आपको क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से आपको बताना है क्या होगा जब हमने इथेनॉल को हीट कर दिया अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, और वो भी मेंशन कर रखा है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, और एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन. आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आपको अब तक रट चुका होगा कि इथीन फॉर्मेशन होगी जब इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 443 केल्विन के टेम्परेचर को प्रोवाइड करेंगे इथेनॉल. ठीक है, इथीन की फॉर्मेशन होगी, वाटर रिलीज होगा. अब यूजेस बताने हैं किसके, इथेनॉल के. दो यूज बताने हैं, बता सकते हो, सिंपल है. इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है. ठीक है, सो वाइन, बियर और विस्की बनाने में भी यूज किया जाता है. फ्यूल की तरह यूज होता है, कफ सिरप्स में, टॉनिक्स में यूज किया जाता है, और एक सॉल्वेंट की तरह भी यूज किया जाता है. बचा क्या हमारे पास, अल्कलाइन KMnO4. ठीक है, अब थोड़ा सा याद करो ऊपर वाले रिएक्शन में क्या मैंने आपको बताया था कि इथेनॉल में जब अगर मुझे इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करानी है तो मुझे यहाँ पर यूज करना होगा अल्कलाइन KMnO4. याद आ रहा है, KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है क्या, पता नहीं मुझे, तो जल्दी से बताओ क्या होता है KMnO4. ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही मुझे ऑक्सीडेशन करानी है सो मैं इसका यूज करूंगी और मेरी ऑक्सीडेशन हो जाएगी. तो यहाँ पर भी तो वही रिएक्शन मेंशन करना है आपको. ठीक है, सो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे रिपीट करके पूछे गए हैं, अलग अलग फॉर्म्स में पूछे गए हैं. यानी कि इन अ वे आपसे कहा गया है कि ये सारे रिएक्शन रट लो, बिल्कुल बहुत बार प्रैक्टिस करो. ठीक है, ऑल राइट. Next is, what is an esterification reaction? Describe an activity to show esterification. Esterification reaction क्या होता है और उसको मतलब आपको दिखाना है esterification reaction, तो वो आपको एक एक्टिविटी डिजाइन करनी है. ठीक है, सिंपल है. esterification reaction, पहले आप रिएक्शन लिख दो और थोड़ी सी कंडीशन लिख दो रिएक्शन की. जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्लीजेंट फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बन जाएगा. अब ये प्लीजेंट फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड क्या एस्टर है क्या, यस एस्टर है. सो एस्टर की फॉर्मेशन होती है, तो हमने क्या किया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी बता दी तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को. ठीक है, सो अब ये समझा दिया आपने कैसे कैसे होगा, अब उसको मेंशन करो. जैसे इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करा दिया इथेनॉल के साथ. इथेनॉल क्या है, देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि अल्कोहल है. इथेनोइक एसिड में COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, अगेन द सेम प्रोसेस. COO तक रखो और यहाँ से H हटा दो, यहाँ से OH हटा दो, बन जाएगा इथाइल इथेनॉल. वाटर रिलीज हो जाएगा. समझ आया. अब एक्टिविटी डिजाइन करनी है, वो भी कर सकते हो. टेक 1 milliliter of ethanol in a test tube. Add 1 milliliter of acetic acid in the test tube. अब जो जो चीज़ हमें रिएक्टेंट साइड हमने ली है वो तो आप ऐड करोगे ना. तो इथेनॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटिक एसिड. ठीक है, सो यहाँ कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना कि हमें तो मतलब जो हमने रिएक्शन किया उसमें तो इथेनोइक एसिड लिया है. ठीक है, सो एसिटिक एसिड क्या है, कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड का. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो. ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इथेनॉल ले लिया और इथेनोइक एसिड ऐड कर दिया. फिर साथ में हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए. फिर क्या किया हमने, हीट कर दिया कंटेंट को. हीट द कंटेंट ऑन वाटर बाथ फॉर 5 मिनट्स. ठीक है, हीटिंग यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया. और फिर हम रिजल्टिंग मिक्सचर की जब हम स्मेल देखेंगे तो प्लीजेंट स्मेल करेंगे, मतलब देखेंगे नहीं स्मेल करेंगे तो प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल आएगी, यानी कि हमारे एस्टर की फॉर्मेशन हो चुकी है. ये देखो प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल क्या है, यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है. ये क्या है, एक ऐसा पॉइंट है प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एस्टर. बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा,
मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जहां आपको गिवन है कि भाई प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल वाला एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इस चीज़ के साथ रिएक्शन शो करके ये बना रहा है, ठीक है। सो वहां आपको समझ जाना है, माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, एस्टर है। समझ आया? ऑल राइट। अब एक सिंपल क्वेश्चन आ रखा है, आई होप ये सभी आप कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। HCl और CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड में विच वन इज अ वीक एसिड एंड व्हाई? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू सपोर्ट योर आंसर। ये हम देख सकते हैं एसिड बेस वाले चैप्टर में भी है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से भी, ठीक है। सो अब ये बताओ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। सो क्वेश्चन ने इतना तो दे दिया, अब जिसको पता भी नहीं है ना उनके लिए भी बढ़िया हिंट दे रखी है कि CH3COOH और HCl। ये बताओ HCl क्या है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबको पता है इसके बारे में तो, ठीक है। सो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि वो डिसोसिएट हो जाएगा। सो एसिटिक एसिड एक वीकर एसिड है क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हो पाता उसके आयंस में इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो वीकर के बारे में बताना था और वाई वीक के लिए ही पूछा था, तो उसी के लिए आप बताओगे। एक्टिविटी कर सकते हो, जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड में डाल के देखो, हाइड्रोजन गैस जल्दी अगर हम देखेंगे तो HCl वाले रिएक्शन में निकलेगी और एसिटिक एसिड में धीरे धीरे निकलेगी, ठीक है। सो इससे क्या समझ आ रहा है कि एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। ज़रूरी नहीं है रिएक्शन ही करना है, रिएक्शन नहीं करना होता तो हमारे जो हमने इंडिकेटर्स बनाए थे, यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम की चीज़ है, वो किस काम आएंगी, है ना। सो आप क्या कर सकते हो? pH पेपर यूज़ कर सकते हो। डार्क रेड हम देख सकते हैं HCl के केस में कलर आएगा और लाइट रेड होगा एसिटिक एसिड के केस में, जहाँ से हमें पता लगता है कि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वाइल CH3COOH यानी कि इथेनॉइक एसिड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। समझ आया सभी को? ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज एडेड टू इथेनॉइक एसिड। क्या हमने कल किया था ऐसा क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्लास में किया था ना? यस किया था। सोडियम को हमने ऐड कर दिया इथेनॉइक एसिड के साथ, क्या होगा? अभी तक क्या क्या किया हमने? H को ही तो हटाया है ना, तो H को हटा दो यहाँ पर भी। अब यहाँ और कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ OH, मतलब यहाँ क्या है? अल्कोहल नहीं है। इथेनॉइक एसिड के साथ अगर अल्कोहल होता है यानी कि वहाँ से OH ग्रुप मिल जाता और H यहाँ से हो जाता तो वाटर बन जाता, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल नहीं है तो वाटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन। ऑल राइट। So solid sodium carbonate is added to ethanoic acid. Sodium carbonate, ethanoic acid क्या है? एसिड है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। अगेन वही करना है, O से H यहाँ से काट दो, क्या बन जाएगा? CH3COONA। ये तो कॉमन है, सोडियम इथेनोएट। ये मैंने ट्रिक आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, बहुत बार बता रखी है। कार्बोनेट है सो कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन 110% होगा ही होगा, ठीक है। और फिर वाटर की अगर मैं बात करूँ, वाटर रिलीज हो जाएगा। आप देख सकते हो जब बचे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप कैलकुलेट करोगे ना तो वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देन इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी करा है हमने, उसी की तरह है। एसिड है, ये हाइड्रोक्साइड यानी कि ये अल्कोहल है, तो सोडियम इथेनोएट तो बनेगा लेकिन साथ में वाटर रिलीज होगा, ठीक है। ऑल राइट। आई होप ये सभी रिएक्शंस आपको क्लास में याद हो चुके हैं, जिसने लास्ट क्लास भी करी है ना, उन बच्चों को तो ये रिएक्शन याद हो चुके हैं, है ना। डिस्क्राइब 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशंस ऑफ इथेनॉल। नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन ईच केस, ठीक है। सो आपको इथेनॉल की ऑक्सीडेशन के मेथड बताने हैं, मतलब किस तरीके से हम इथेनॉल को 2 अलग अलग तरीकों से ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, मेथड बताने हैं, ठीक है। सो इथेनॉल को जब हम कॉपर के साथ हीट कर देंगे, अब ये बताओ मुझे, ये जो टेम्परेचर दे रखा है मुझे उसको केल्विन में चेंज करना है, कैसे करूं मैं? याद होगा ना अपना 9th का कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से करते हैं ना। तो हम इसको कह सकते हैं क्या? 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
200 और 300, 573 में से 273 कैंसिल होगा तो 300 डिग्री सेल्सियस बचेगा, राइट। ठीक है, सो हमने क्या किया, इथेनॉल को हीट कर दिया कॉपर के साथ एट दिस टेम्परेचर, तो इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल है एल्डिहाइड, एल आ गया, यानी कि क्या है, ये एक एल्डिहाइड है। अब क्वेश्चन क्या आया दिमाग में कि भाई यहाँ तो ऑक्सीजन की एडिशन ही नहीं हुई, फिर मैं कैसे कह दूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो कंडीशन थी, या तो ऑक्सीजन की एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई है, यानी कि ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा तरीका मैं क्या अपना सकती हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी अपनाया था, वो है कि मैं क्या करूँ, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करा दूँ एल्केलाइन की एमिनोफोर की प्रेजेंस में। सो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। यहाँ ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, ठीक है, और ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था। तो हमने इथेनॉल OH से हमने क्या किया, या तो हम एल्डिहाइड बना देंगे या फिर हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए। ऑल राइट, केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको हर इन तीनों केस में रिप्रेजेंट करती हुई इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही ऊपर वाला कोई भी लिख देना, ठीक है, इथेनॉल का। ऑल राइट, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजनेशन वाले रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं। हाइड्रोजनेशन में आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है, हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन की एडिशन कर दोगे निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम की प्रेजेंस में, और आपको कंपाउंड मिल जाएगा। देन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो यही आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, मीथेन का रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सो मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद भी फर्दर अगर हम Cl2 की एडिशन कराते हैं तो CHCl2 बन जाएगा, फर्दर CH2Cl2 बन जाएगा, फर्दर CHCl2 बनेगा, और उसके बाद बन जाएगा CCl4। क्या करना है, हमें क्लोरीन की एडिशन करानी है हर एक स्टेप पे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, ठीक है। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई आइसोमर्स क्या होते हैं। आपको ब्यूटेन के आइसोमर्स का स्ट्रक्चर बनाना है। ब्यूटेन क्या है भाई, देखो ANE है, ANE है यानी कि ये एल्केन है, सो CnH2n+2 होंगे, और ब्यूटेन में n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, सो H कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। Why can't we have isomers of first 3 members of alkane series? अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पहले 3 मेंबर की अगर मैं बात करूं तो हम उनके आइसोमर कैसे ही लेंगे। आइसोमर क्या करते हैं हम भाई, फंक्शनल ग्रुप को आगे पीछे कर देते हैं, या फिर जो हमारा एल्काइल ग्रुप जो अटैच है उसको ऊपर या नीचे लगा देते हैं, है ना, यही करते हैं। जब उनके पास 3 है, 3 में आप एक में क्या करोगे, देखो 3 है यहाँ पर, अगर आपने ये वाला कार्बन हटा के, मान लो ये वाला कार्बन यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, तो भी तो ये प्रोपेन ही बनेगा, चेन प्रिंसिपल चेन वगैरह थोड़ी ना बनी यहाँ पे, ठीक है। सो बात वही रह जाएगी। ऑल राइट, आइसोमर को डिफाइन करोगे पहले, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन अगर मैं उनके स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी कि जो अरेंजमेंट है उनकी वो अलग होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमर इसके क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन के आइसोमर हो जाएंगे। 2 पूछे थे, एक तो एन ब्यूटेन है, सीधी सीधी चेन बता दो, कार्बन 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 कार्बन, एक में इस कार्बन को उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बीच में ऐसे, ये बन जाएगा आपका एक और आइसोमर, ठीक है। ऑल राइट, अब ये आपको रीज़न दे रखा है कि पहले जो 3 मेंबर हैं उनमें ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होगी तो उनके आइसोमर्स भी पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि ब्रांचिंग पॉसिबल क्यों नहीं है। ऑल राइट, डिफाइन होमोलॉगस सीरीज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी अच्छे से बता दी, तो मैं अब इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी। लिस्ट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ एल्कीन। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप देख लो, यहाँ अपने आप कर लेना। मैंने आपको सिमिलर क्वेश्चन एज इट इज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। कंप्लीट दी फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन कंप्लीट करनी है। ये क्या है, कंबशन रिएक्शन तो नहीं है ना ये, या वही है? देखो ध्यान से देखो, कंबशन रिएक्शन है क्या? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट कर रहे हैं किसी हाइड्रोकार्बन को, और प्रोडक्शन किसकी होगी फिर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास CH2,5OH, OH आ रहा है यानी कि अल्कोहल है, और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास कराया। तो ये हमने रिएक्शन देखा, यहाँ किसकी फॉर्मेशन होती है? एथीन की फॉर्मेशन होती है और वाटर का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा? इथेनॉइक एसिड है। इथेनॉइक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने डाला इथेनॉइक एसिड को, तो क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से Na चला जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा विद दी सोडियम इथेनोएट। तो इस तरीके से आपके पूरे रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर सो कॉल्ड? Write chemical formula of two consecutive members of a homologous series and state the part of these compounds that determine their physical property and chemical property. अब आप देख सकते हो होमोलॉगस सीरीज पे अलग अलग तरीके से बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है इस पीडीएफ में, यानी कि होमोलॉगस सीरीज क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और रिएक्शन तो इतनी बार आए हैं कि हमें क्लास में ही याद हो चुके हैं, है ना। सो यानी कि सभी ये जो कार्बन वाला चैप्टर है, इनफैक्ट हर एक चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे रिएक्शन आप याद करके जाना, ठीक है। सो होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, आपको पता है कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? सेम फैमिली के मेंबर्स होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ हद तक काफ़ी सेम होती है। अब आपको क्या है, कुछ कंसेक्यूटिव मेंबर यानी कि जो लगातार आने वाले मेंबर बताने हैं होमोलॉगस सीरीज के, और उनकी वो पार्ट बताना है जो कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है। सिंपल है, देखो ये क्या हो गए हमारे, अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं होमोलॉगस सीरीज, अल्कोहल्स देखो किसी की भी ले सकते हो आप, CH2 का ही वहां पर आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। सो CH3OH और CH3CH2OH ये क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। सो CH3OH में और इसमें ये क्या हो गए? दो लगातार आने वाले हो गए, क्योंकि यहाँ क्या है? एक कार्बन है, यहाँ क्या है? दो कार्बन हो गए, तो ये एक के बाद तो दो ही आता है ना, वन के बाद तो टू ही आएगा, तो ये मेंशन करोगे। उसके बाद जो एल्काइल ग्रुप होता है ना आपका, यानी कि जो कार्बन वाला ग्रुप है, ये डिटरमाइन करेगा फिजिकल प्रॉपर्टी। और हमें पता है कि अगर मैं इसकी जगह COOH रख देती तो मेरा अलग केमिकल नेचर शो करता कंपाउंड, ठीक है, और OH है तो अलग केमिकल नेचर शो कर रहा है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जो इस केस में अल्कोहल है, वो डिटरमाइन करेगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने वाले हैं एल्काइल ग्रुप। समझ आया क्वेश्चन? ऑल राइट। Name the oxidizing agent used for the conversion of ethanol to ethanoic acid. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना है जो अगर मुझे इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है। क्या मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये वाला रिएक्शन बताया था ना आज ही की क्लास में? पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। सो पोटेशियम पर मैग्नेट एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। Distinguish between ethanol and acid on the basis of litmus test. Reaction with sodium hydrogen carbonate. अब जो आपको मेंशन कर रखा है कि आपको इसी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन शो करेगा क्या? इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, ठीक है। सो पहले तो आप यही मेंशन करोगे कि हमें ऑक्सीडाइज करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो रिक्वायरमेंट है हमें अल्केलाइन पोटेशियम परमैग्नेट की, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल विल नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर, इथेनोइक एसिड विल टर्न पेपर रेड। इथेनोइक एसिड क्या है? एक एसिड है, एसिड क्या करते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं लिटमस पेपर को, ठीक है। सो यहाँ हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई इथेनोइक एसिड जो है वो तो रेड कर देगा हमारे लिटमस पेपर को, लेकिन इथेनॉल जो है कोई कन्वर्जन नहीं ला पाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई रेड आ गया यानी कि क्या है? इथेनोइक एसिड है, और इस केस में कोई भी चेंज वगैरह नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है? इथेनॉल है, ठीक है।
इथेनॉल विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बल्कि इथेनॉइक एसिड विल गिव ब्रिस्क एफिर्वेसेंस ड्यू टू कलरलेस ऑर्डरलेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इथेनॉइक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, थोड़ा सा ध्यान करो, यहाँ पहली बात तो कार्बोनेट आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इथेनॉल की मैं बात करूँ, जब वहाँ रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो गैस वगैरह तो क्या ही रिलीज होगी। और यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ जब एक बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हमें पता है क्या बनता है, इथेनॉइक एसिड है। सोडियम, मैंने कहा था कि भाई कहीं ना कहीं अगर मेटल आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनके बेस वाले हो जाते हैं, तो उसके बेसिस पे आप ये रिएक्शन की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी बता सकते हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो लिखोगे ऑर्डरलेस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और ब्रिस्क एफिर्वेसेंस, लास्ट क्लास में बताया था ब्रिस्क एफिर्वेसेंस क्या होता है, जब बबल्स की फॉर्मेशन होती है, एकदम से बहुत सारे बबल्स रिलीज होते हैं, दैट इज व्हाट इज ब्रिस्क एफिर्वेसेंस। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टेरिफिकेशन and saponification reactions of organic compound with the help of chemical equation for each. What is the use of esters and, just a second, okay, what is the use of esters and saponification process? ठीक है, सबसे पहले आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सेपोनिफिकेशन में दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इनके यूजेस बताने हैं। ऑलराइट, सो एस्टेरिफिकेशन क्या है, कैसा रिएक्शन है जहां हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करके रिएक्ट करा के कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एस्टर बनाते हैं। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन, एस्टर की फॉर्मेशन। ठीक है, सो रिएक्शन कंडीशन हमें याद रखनी है, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल कैसे याद रखें, हमें तो पता है ना, यहाँ से किस चीज़ का इवोल्यूशन होगा, यहाँ से मतलब क्या काटेंगे हम, हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से OH हटाएंगे, CH3COO C2H5 बन जाएगा। ये क्या है, एक एस्टर है ना, इथाइल इथेनोएट, O8 आ रहा है, एस्टर है ना। ठीक है, और साथ में OH और यहाँ से H, यानी कि H2O गैस, सॉरी H2O लिक्विड वाटर, मतलब H2O क्या है, वाटर है ना, तो वाटर रिलीज होगा। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है जब एक एस्टर रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वही प्रोसेस फॉलो होगा, यहाँ से OO से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से OH से कैंसिल हो जाएगा। सो जब एक एस्टर रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा उस एसिड का, और साथ में अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो CH3COO और Na यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन गया है, सोडियम इथेनोएट, और यहाँ से OH और यहाँ से C2H5, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, इथेनॉल। समझ आया, ये क्या बन गया, अल्कोहल। यूजेस बताने हैं, तो एस्टर क्या है, हमें बताया एस्टर की जो हमने अभी स्मेल देखी थी, मतलब प्लीजेंट सी फ्लेवरिंग, प्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करा जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में, आइसक्रीम्स में, परफ्यूम्स में यूज़ करा जाता है। और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट, सेपोनिफिकेशन कहीं ना कहीं सोप आ रहा है, तो सोप की मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं। समझ आया सभी को, इतने कॉन्सेप्ट 3 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके। इतने कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है थम्स अप शो कर देंगे इन दी चैट सेक्शन। ऑल राइट, ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके काफ़ी सारे हैं, तो इनको आज तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक और क्लास रख लेंगे, फिर वो फाइनल सेशन होगा इस चैप्टर का। ठीक है, सो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सका तो सेकेंड, यस फर्स्ट और सेकेंड कर लेंगे, उसके बाद एक छोटी सी वीडियो बनेगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगा आपका इस चैप्टर। ऑल राइट, question is in tabular form differentiate between ethanol and ethanoic acid under the following heads। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको इतनी चीज़ें पहले ही मेंशन कर दी हैं। पहले तो देखो, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में तो आपको डिफरेंस बताना ही है, साथ में आप टेब्यूलर फॉर्म में बताओगे, और साथ ही जो आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ना कि उनकी फिजिकल टेस्ट, उनका फिजिकल स्टेट, उनका टेस्ट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का टेस्ट और एस्टर टेस्ट, इस चीज़ के बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। और एक केमिकल रिएक्शन लिखना है टू शो दी डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल।
डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने क्या पढ़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड ना, तो उसी का यूज़ करोगे और टेम्परेचर कंडीशन वही मेंशन कर दोगे और ये आपका बन जाएगा डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन कि भाई इथेन की फॉर्मेशन हो गई। वाटर का रिलीज होगा तो क्या होगा, H2O, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया। तो कार्बन कार्बन अब क्या करें, बॉन्ड क्या करेंगे भाई, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड से तो काम नहीं चलेगा, तो ये कितने बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो डबल बॉन्ड वालों को हम क्या बोलते हैं, इथीन, मतलब यस इथीन कह लो, 2 कार्बन है तो वैसे एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो डिफ्रेंशिएट करने में आप टेबल बना लेना, उसके बाद क्या करना है, फिजिकल स्टेट। इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है, उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है फिजिकल स्टेट में। इथेनॉल एसिड भी लिक्विड होता है विद विनेगर लाइक स्मेल। ठीक है, हमने देखा है कि भाई विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड। तो विनेगर की जैसी ही स्मेल होती है इथेनोइक एसिड की भी। ठीक है, टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इथेनॉल का होता है बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट होता है ना। और इथेनोइक एसिड का क्या है, ये एक एसिड है। एसिड हमें पता है खट्टे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में, प्रॉपर्टीज में पढ़ा है हमने एसिड की। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें पता है कि भाई इथेनॉल तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन शो करता ही नहीं है, तो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगी। लेकिन इथेनोइक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करेगा विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। कार्बन डाइऑक्साइड और एडिशन कर सकते हो, ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है। ठीक है, ऑल राइट। लास्ट वन इज एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट क्या है, एड एसिटिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इथेनॉल में एसिटिक एसिड डाल देंगे और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, ध्यान से देखो क्या किया हमने, एसिटिक एसिड डाला है एस्टर में, सॉरी एसिटिक एसिड डाला है हमने इथेनॉल में, है ना। तो जब इथेनॉल में आप एसिटिक एसिड डाल रहे हो तो देखो क्या ये रिएक्शन यहाँ मैच कर रही है। एसिटिक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड ही तो होता है। सो इथेनोइक एसिड हमने डाल दिया इथेनॉल में और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन किसकी हुई थी, एस्टर की हुई थी ना। तो यही आपको एस्टर टेस्ट में लिखना है, एस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन। ठीक है, और इथेनोइक एसिड में क्या करोगे, इथाइल अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। सो यहाँ पर प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल कंपाउंड एस्टर बन जाएगा। सो आई होप आप सभी को ये रिएक्शन भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये हमें पता है, लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था, वहाँ हमने देखा था प्रॉपर्टीज क्या है, कैटिनेशन है और टेट्रावेलेंसी है। आपको पता है ना कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन होता है जहाँ कार्बन क्या है, बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है। क्यों बना सकता है, टेट्रावेलेंसी के कारण, क्योंकि इसके पास लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, यानी कि कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और अब हैं कितने, 4 हैं। कितने की कमी है, 4 की कमी है। तो उन 4 को कंप्लीट करने के लिए कार्बन लंबी लंबी चेन बना सकता है, बहुत ही लंबी लंबी चेन। जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, कैटिनेशन। ऑलराइट, क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। मिसल फॉर्मेशन क्यों होती है अगर हमने सोप को, यानी कि साबुन को जब हम पानी में डालते हैं तो मिसल फॉर्मेशन, मिसल का पता है ना, इस तरीके से हमने पढ़ रखा है। ठीक है, सो मिसल फॉर्मेशन क्यों होती है, वाई आर मिसल्स नॉट फॉर्म्ड व्हेन सोप इज एडेड टू इथेनॉल। सो यहाँ आपसे 2 केसेस पूछे गए हैं। पहले आपसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है जब हमने वाटर में सोप को ऐड कर दिया तो मिसल फॉर्मेशन क्यों होती है, और जब हम इथेनॉल में सोप को ऐड करते हैं जब क्यों नहीं होती। चलिए देखते हैं। It is because large number of molecular ions of soaps get aggregated and form colloidal solution. सोप के पास एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रोकार्बन, विच डिजोल्व्स इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है विच डिजोल्व्स इन वाटर। देखो, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स वाटर के, जो चाहता है कि मैं वाटर के साथ रहूं। ठीक है, सो हाइड्रो यानी कि वाटर, सो वाटर के साथ जो पार्ट रहना चाहता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वाटर के साथ। ठीक है, सो वो वाला पार्ट डिजोल्व हो जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट में। ठीक है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है ना वो डिजोल्व
वो डिजोल्व नहीं हो पाएगी वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाएगी तो कहाँ हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में। और हाइड्रोफिलिक पार्ट क्योंकि उसको वाटर पसंद है तो वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। इथेनॉल की मैं बात करूँ, सो इथेनॉल क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि वहाँ मिसल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज हाइड्रोकार्बन पार्ट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इथेनॉल एंड आयनिक and will not dissolve in alcohol। समझ आया, एक पार्ट का तो काम हो गया लेकिन दूसरे पार्ट का काम नहीं चल पाएगा। जब ओवरऑल काम पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर वहाँ पर मिसल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी। समझ आया ऐसा क्यों हुआ? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। बाकी किसी को भी यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो जल्दी से पूछेंगे इन दी कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन। ऑल राइट, सो आई होप आपको मैंने आज जितने भी रिएक्शंस कराए, जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं, आज हमारे कम ही क्वेश्चंस हुए हैं लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है और वो सभी रिएक्शंस आपको याद करने हैं। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं और कैसे एग्जाम में अपना आंसर प्रेजेंट करना है वो भी क्लियर हो चुका है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विच विल बी द फाइनल सेशन फॉर द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जहां पर हम बचे हुए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।